उन्हें पड़ेगा जो बंगाल के दौरे पे लगे हुए हैं। हम किसानों में कितना दम है इसका एहसास उस सरकार को है कि आज 100 दिनों बाद भी हमारे चेहरों पे वही मुस्कान है, कहीं से झुर्रियां नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये सरकार, जब से ये सरकार आई, चाहे प्रदेश में एक प्रधानी का चुनाव क्यों ना हो रहा हो, उस चुनाव में भी सरकार के मंत्री, आप सोचो कि इस कोरोना काल में देश की कितनी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन भारत सरकार के सारे मंत्रालय के मंत्री अपने काम को छोड़, देश किस तरीके से मेरा उठेगा उसको छोड़ बंगाल जीतने की तैयारी में लग रहा है। ऐसा लग रहा जैसे कि ये चाइना और पाकिस्तान को हराने की तैयारी में है। हिंदू को खतरे से लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा अपने बंगाल के भाइयों से, ये मेरे देश के जवान, तुम उस मिट्टी के हो जिस मिट्टी में सुभाष चंद्र बोस जन्म लिए थे, उस मिट्टी के हो जिस मिट्टी में रविंद्रनाथ टैगोर जी जन्म लिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत कह रहा है कि तुम इन गद्दारों को ठोकर मारो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा इन काले कानूनों से। तो मेरे किसान भाइयों, तुम्हारे कान तक अगर आवाज जाती हो गाजीपुर बॉर्डर का, तो बंगाल में इस जालिम सरकार को करारा जवाब देने का काम करना। जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर यह कहता हो कि हमारे प्रदेश में गुंडा या तो प्रदेश में नहीं है या ठोक दिया गया है, जो मुख्यमंत्री जाकर कहता हो कि हमारी सरकार होगी, यहां सुशासन होगा, बहन बेटी सुरक्षित होगा, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कहां है आप योगी आदित्यनाथ जी? जब आप कलकत्ता में होते हो तो यहां पे एक बेटी के बाप के ऊपर निर्दयता से 10 गोली दाग दिया जाता है। कहां हो आप? कहां है आपका वो सुशासन? जब मंदिर में मेरी मां पूजा करने जाती है तो वो भी सुरक्षित नहीं होती है। अखिलेश जी ने गलत नहीं कहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में रेप, रात में गांजा, और देखना हो भैया बंगाल वालों तो यूपी में आ जा। यही हालात है उत्तर प्रदेश की। अगर गलती से तुमने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया, फिरका प्रस्तियों को ताकत देने का काम किया, जात पात में अगर बट गए, तो वो वही कलकत्ता है, वही बंगाल है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला आधिपत्य जमाया था। और ये वो जालिम लोग, ये व्यापारी लोग वहां भी जाकर के अपना कब्जा करने का काम करेंगे और हम सभी हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाएंगे। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बटन ऐसे दबाना है कि ममता बनर्जी उछल जाए सीट से। बहुत पीड़ा हुई उनके इन शब्दों से। इधर आप देखें, ये माँ है हमारी, दिखाएं आप इनको। इस आजाद हिंदुस्तान में नितिन गडकरी जैसे नेताओं की वजह से हमारी माँ खुद को बधी हुई खुद की बधी हुई दिखा रही है आपको। क्या है ये हमारे बाप समान है। इस आजाद हिंदुस्तान में इस बेड़ियों का क्या काम? अरे भगत चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी ने इसी दिन के लिए कुर्बानी दिया था कि आने वाले समय में हमारे नस्ल जंजीर डाल करके सरकार के सामने अपनी मांग को रखेगा और सरकार गूंगी बहरी होकर के हमारी मांग तक को सुनने को हमारी जायज मांग को नहीं मान रहा है। वो गलती हमारी है, हमने गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं की है कि हमने किसी राजा को बैठा दिया है। वो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें ताकत दिया है, उस संविधान के तहत ऐसी सरकार को किसान अपने जूते की ठोकरों से मिट्टी को मिलाता है और अपने अंगूठे से इस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, यूपी से होते हुए कह रहे हैं कि बंगाल हराएंगे, जबकि योगी जी कहते हैं कि हम 2022 में यूपी में डंके की चोट पे सरकार बनाएंगे। अरे कहने को क्या होता है, कहते रहो आप। जनता से पूछो ना, आप जनता क्या चाहती है आपके बीच हिम्मत है, आपके अंदर कोई स्टेमिना, कोई ऐसा काम हमें आप बता दे जिस काम को योगी आदित्यनाथ जी ने शिलान्यास करा हो और उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के अंदर में किया हो। ये सामने राम मंदिर का वो कर रहे हैं, गलत, बिल्कुल गलत। आप गोदी मीडिया न बने। राम मंदिर का प्रचार अगर उसके लिए कोई करेगा तो वो गोदी मीडिया है। राम नहीं, बंगाल में भी मांग रही है, जिन्होंने राम के नाम पर कहते हैं ना कि राम की कसम खाकर अल्लाह का घर तोड़ दिया। राम, अल्लाह, वाहेगुरु, कोई अंतर नहीं है। राम की कसम खाकर अल्लाह का घर तोड़ दिया। दोस्तों, इस भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंदू मुसलमान के रिश्ते को तोड़ा है, खाई पाटा है। लेकिन जब जब देश में आपदा हुआ है ना,
तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में खाना खाकर एक मुट्ठी इनकलाब जिंदाबाद किया और संघर्ष किया है। और बधाई देना चाहूंगा फिर आज मैं उस कौम को जिस कौम ने सदैव देश के लिए सबसे पहले शहादत देने का काम किया, और आज फिर वही कौम हिंदुस्तान के किसानों को और हिंदुस्तान के मजदूरों की लड़ाई को, हिंदुस्तान की आवाम को गुलामी से मुक्त कराने के लिए इस काला कानून के खिलाफ पंजाब के बेटा ने फिर सर उठाने का काम किया है। बंगाल मेरा बहुत सुंदर है, सुंदर था, सुंदर रहेगा, लेकिन ये भेड़िए अगर वहां आ गए तो उजरा हुआ बंगला आपको नजर आएगा, सोनार बांग्ला नजर नहीं आएगा। इसलिए बंगाल वासियों, मेरा बंगला कल तक भी वहां माँ काली की पूजा होती थी कलकत्ता में। रोज हम कहते हैं कि ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज से नहीं, इस 6 सालों में हम हिंदू नहीं बन गए हैं। बरसों से, पूर्वजों से, कई सौ सालों से हम हिंदू हैं और हम पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन जब से ये सरकारें आई हैं तब से हिंदू और मुसलमानों में खाई पाट करके हम, बताओ, एक तरफ तुम कहते हो कि हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है और दूसरी तरफ तुम हमें डर दिखाते हो कि तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है। दूसरी तरफ तुम हमें अपने भाइयों से डर का माहौल पैदा करवाते हो। अरे भैया, ये चुटिया भी 6 साल पहले भी था, ये तिलक भी था, ये सिख भाई हमारे पंच प्यारे लिए बैठे हैं। केस कच्चा करा कंघा किरपान आज 6 सालों में नहीं आया है। 350 साल पहले गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ का स्थापना करते हुए देने का काम किया है। जी, बंगाल में भाजपा कह रही कि हिंदू खुल के जय श्री राम का नारा नहीं लगा पा रहे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख और हर ईसाई अपने इमाम का, अपने मजहब का पूरी खुली आजादी के साथ पूजा और इबादत करता है। उसमें कहीं कोई रोक न हुआ है, न होगा, न आज हुआ है, न आगे होगा। लेकिन अगर ये वहां जीत गया तो निश्चित रूप से खून खराबे का माहौल ये पैदा करेगा। उसके कहने से, वो कहे तो मैं हिंदू, वो कहे तो मैं राष्ट्रभक्त, वो कहे तो मैं देशद्रोही, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान हमारा है। इनके पूर्वजों ने माफी मांग करके सत्ता प्राप्त की है और हमारे पूर्वजों ने शहादत दे करके सत्ता प्राप्त की है। चारों का सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। हिंदुस्तान का हर नागरिक कहता है कि काशी से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा है, रहेगा। 370 का किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, विरोध है। जो भी कानून आप लाते हो, जिसके लिए लाते हो, उससे जानकारी लेना, उसकी हालात को जानना इस लोकतंत्र में अधिकार है। अगर ऐसा लोगों ने सवाल उठाया तो गलत नहीं उठाया। 3 तलाक की बात है, 3 तलाक आप कानून लाए, किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन है तकलीफ मुझे। आप मेरी बहन की पति को 3 तलाक के मामले में जेल तो भेज दोगे, लेकिन जो मेरी बहन के बच्चे हैं उसका लालन पालन कैसे होगा, इसकी व्यवस्था कौन करेगी, कौन करेगा? सवाल उठता है। अगर ये मैं सवाल पूछता हूं तो क्या गलत है? नहीं, आप कह रहे हैं कि बहन के पति को अगर जेल भेज दिया तो उसका पालन पोषण कौन करेगा? अगर वो पति उनको तलाक दे देता तो कौन करेगा? क्यों ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्यों बनती है? एक हाथ से अगर ताली बजा हो, एक हाथ से अगर ताली बजता हो तो हमें आप बता दे। हो सकता है कहीं हमारी बहन में भी गलती हो, समाज इसीलिए होता है ना। लेकिन आप डायरेक्ट उठाते हो और उसे जेल भेजने का काम करोगे तो हमारे भांजे कहाँ जाएंगे, हमारी बहनें कहाँ जाएंगी, उसका क्या होगा, कल का भविष्य क्या होगा, इसको भी तय करने की जिम्मेदारी कानून बनाने वाले सरकार की है कि नहीं है? रही 100 रुपए पेट्रोल की बात, महोदय, ये वही लोग हैं जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी के शासन में 2 रुपए पेट्रोल पे बढ़ता था तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी को चूड़ी पहनने की बात किया करते थे। ये वही लोग हैं जब हमारे देश में सिलेंडर का दाम बढ़ता था, पेट्रोल का दाम बढ़ता था, तो बैलगाड़ी और बुग्गियों पर चलने का काम करते थे। और आज अगर हम इनसे कहते हैं कि मोदी जी आपसे महंगाई नहीं रुकी, मोदी जी आपसे भ्रष्टाचार नहीं रुका, मोदी जी आपके राज्य में करप्शन है, मोदी जी आपके राज्य में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, योगी जी आपसे सत्ता नहीं संभल रहा, इस्तीफा दे दो, तो आप हमें राष्ट्रद्रोही कहोगे। ये वो लोग हैं, हवाई जहाज पे घूमने की बात नहीं करता साहब। आपने वो दर्द हमें याद दिला दिया जिस दिन ये कोरोना आया था। इस कोरोना को लाने वाला हवाई जहाज वाले थे,
और जख्म जो झेलने का किया था वो हवाई चप्पल वालों ने किया, और हवाई चप्पल वालों ने दंश झेला है, और इनके पुलिस की लाठी का भी दंश झेला है। ऐसा लगता था जब पंजाब से हमारे मजदूर भाई हरियाणा से और दिल्ली से जब उत्तर और प्रदेश और बिहार की तरफ जा रहा था, बंगाल की तरफ, ऐसा लगता था जैसे वो किसी दूसरे देश का व्यक्ति हो और उस पर पुलिस बेदर्दी से लाठी चलाने का काम करता था। एक सवाल ये उठता है, आपने कहा कि दंश झेल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद ही बिहार में चुनाव हुआ और बिहार में आप देख सकते हैं नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। नीतीश कुमार जी ने सरकार नहीं बनाया, लोकतंत्र का गला घोटा गया है। क्या ईवीएम में काउंटिंग में इतना समय लगता है? एक वक्त में आप जीत दिखाते हो और दूसरे वक्त में रात को 2:30 बजे आप डंडा, आपका डीएम पुलिस लाठी चलाने का काम करता है, उम्मीदवारों पे जबरन हराने का काम किया जाता है। डीएम को डायरेक्ट आदेश होता है कि हर हालात में हमारी सरकार बननी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। आप लोग बधाई के पात्र हो कि आप लोग सच्चाई को समाज के सामने रखने का काम कर रहे हो।